हेलो रिकमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहारी कल्चर में। आज हम न्यू टॉपिक के साथ आ चुके हैं जो कि हमारा पैडी चल रहा था, जो कि आपके पेज नंबर 73 टू 80 चल रहे थे। उसको मैंने अच्छे तरीके से उसमें समझा दिया था और बाकी आगे के हम लेक्चर्स को हम आगे की जो भी पॉइंट थे उसको कंटिन्यू करते हुए आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो जो भी अपने नए फ्रेंड हैं उनको शेयर नहीं किया तो उनके जाके शेयर कर दें, और जो भी हमारे न्यू यहाँ पे जुड़े हैं उनके लिए सबसे बड़ी सूचना ये है कि आप नीचे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आपको इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स, इन्फॉर्मेटिव एमसीक्यू सेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से वैराइटीज वाला क्वेश्चन था। वैराइटीज में आपको यहाँ पे देखना है फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस डेवलप्ड इन वर्ल्ड इज TN1, जो कि ताइवान में 1964 टू 65 में हमारे फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी राइस के रिलीज हुए थे, जो कि हमारा क्या था, TN1। ठीक है, तैचुन नेटिव 1। ठीक है, देन फर्स्ट हाइब्रिड जो कि ताइवान में हुए थे 1964 टू 65 में, याद रखिएगा। देन फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी डेवलप्ड इन वर्ल्ड इज IR8 बाय क्रॉस बिटवीन पेटा डीजी it was first known about the intensive variety to be released by IRRI International Rice Research Institute, जो कि मैनिला फिलीपींस में है 1966 में, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी अगर पूछा जाएगा तो हमारा IR8 है। ठीक है, IR8 यानी इंटरनेशनल रिसर्च इससे लिया गया है। ठीक है, क्रॉस किसके बीच करवाया गया था, पेटा डीजी के द्वारा। ठीक है, और ये फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी अगर सिर्फ पूछा जाएगा फर्स्ट ड्वार्फ वैरायटी तो हमारा TN1 तैचुन नेटिव 1, जो कि ताइवान में 1964 टू 65 में। उसी के एक साल के बाद हमारे फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर्फ वैरायटी IRRI मनीला फिलीपींस के द्वारा 1966 में रिलीज किया गया था, जो कि वैरायटी का नाम था IR8। ठीक है, जो कि क्रॉस था हमारा पेटा डीजी के द्वारा। ठीक है, चलो। लिटरली मीनिंग ऑफ डीजी इज ब्राउन डिप्ड शॉर्ट लेग्ड, और डीजी का मतलब होता है, इसका मीनिंग ही होता है कि ब्राउन डिप्ड शॉर्ट लेग्ड। ठीक है, यानी शॉर्ट लेग मतलब डॉर्फ वैरायटी और ब्राउन डिप्ड। ठीक है, चलो। अब फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया वाज तैचुन नेटिव 1 TN1 इन 1964 टू 65। हमारा फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो किया गया था वैरायटी राइस का इंडिया में, वो हमारा TN1 था, तैचुंग नेटिव 1 था 64 टू 65 में। ठीक है, IR8 जो है वाज द सेकेंड इंट्रोड्यूस्ड वैरायटी इन इंडिया फ्रॉम द IRRI, जो कि मनीला फिलीपींस में है इन 1966। और IR8 जो था वो हमारा ये जो क्रॉस करवाया गया था फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी, वो हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए थे IRRI के द्वारा 1966 में। ठीक है, चलो। सेम ईयर में रिलीज हुआ, सेम ईयर में डेवलप हुआ, सेम ईयर में आपके इंडिया में भी इंट्रोड्यूस हुए। तो आपको चीजें याद रखनी है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी डॉर्फ वैरायटी हमारा जया जो है। ठीक है, याद रखना है, इंडिया का जया है, और इसको मिरेकल राइस की भी कहा जाता है। जया को मिरेकल राइस भी कहते हैं। ठीक है, रिलीज्ड इन 1968, इवॉल्व्ड बाय RRI वैरायटी एंड इट इज अ क्रॉस ऑफ नेर 1 या TN1 एंड टाइप 141। आपके ये तीनों वैरायटी को क्रॉस करवा के हमारा जया को तैयार किया गया था, और जया जो है वो फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग वैरायटी है, हाई यील्डिंग सेमी डॉर्फ वैरायटी है। क्या है जया? जया क्या है? हमारा फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग अर्लीस्ट सेमी डॉर्फ वैरायटी है। हमारा जया जो है वो रिलीज किया गया था IR8 के 2 साल के बाद, यानी 1968 में, और ये एक क्रॉस है। तो क्रॉस आपके किस किस के? तो नेरे 1 के हैं, TN1 के हैं और टाइप 141 के हैं, और इट इज अ गुड यील्डर्स एज कंपेयर टू TN1 IR8, दोनों के मुकाबले बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से गुड यील्डर है ये। ठीक है, और इसीलिए इसको कहा जाता है मिरेकल राइस इन इंडिया, है ना। इंडिया में एकदम मिरेकल हो गया, मिरेकल राइस इन इंडिया हो गया, एकदम जादुई धान कहते हैं। ठीक है, इंडिया में जादुई धान के नाम से ये फेमस है। कौन सा? जया, याद रखिएगा, 1968 में हुई थी रिलीज। ठीक है, उसके बाद कटक उड़ीसा इन्वॉल्व 2 वैरायटीज, जिसको मलिंगा और महासूरी। कटक उड़ीसा में जो हमारा एक राइस इंस्टीट्यूट है, ठीक है, जो सेंट्रल राइस इंस्टीट्यूट, ठीक है, सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट CRRI, जो हमारे कटक उड़ीसा में है, ये हमारे 2 वैरायटीज इवॉल्व किए, एक मलिंगा और दूसरा मैसूरी। ठीक है, तो इस दोनों को आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि 2 वैरायटी, एक हमारा फर्स्ट डॉर्फ वैरायटी जो कि हमारा TN1 था, तैचुन नेटिव 1, जो कि ताइवान में 1964 टू 65 में, और उसी सेम ईयर में इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, उसके बाद हमने IR8 के बारे में बात किया। IR8 आपका 1966 में जो हमारा IRRI, जो इंडिया इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि मनीला फिलीपींस में, वहां से 1966 में यानी 1966 में रिलीज किए गए थे, डेवलप किए गए थे, जो कि हमारा था IR8।
फिर उसी सेम ईयर में इंडिया में भी इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये हमारा सेकेंड हाई यील्डिंग वैरायटी हो गया। अब इंडिया में फर्स्ट इंडियन हाई यील्डिंग सेमी अर्लीस्ट सेमी डॉर्फ वैरायटी राइस का जया हो गया, जिसको मिरेकल राइस इन इंडिया कहा जाता है। और ये तीन वैरायटीज के क्या थे, क्रॉस बिटवीन थे। और ये दोनों वैरायटी जो हमारा TN1 और RI8 जो था, वो दोनों को से काफी ज्यादा गुड यील्डर्स था, तो इसको याद रखना, इसलिए इसको मिरेकल राइस इन इंडिया कहा जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बातें। और ये 1968 में रिलीज की गई थी। ठीक है, चलो यहां तक बातें कर लिया। अब हाइब्रिडाइजेशन वैरायटी ऑफ राइस इज जगन्नाथ एंड सुतुरी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन वैरायटी जो राइस का वो जगन्नाथ एंड सुतुरी है। देन वैरायटी सुटेबल फॉर डायरेक्ट सीडिंग के लिए बाला, चौवेरी, नगीना 22, पूषा 221, ये 2 से 21 के बीच, तो ये सारे हमारे हैं जो डायरेक्ट सीडिंग के लिए सुटेबल होते हैं। FLR की बात करें, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट की, वो टॉलरेंट होता है TKM6 वैरायटी। देन सैलिनिटी को टॉलरेंट करने वाला IR8 और लूनीसिरी। ठीक है, सुटेबल फॉर वाटर लॉक्ड एरिया, अगर वाटर लॉक्ड एरिया के लिए सुटेबल वैरायटीज की बात करें तो जलमग्न और जयमानी। ठीक है, तो वाटर लॉक्ड मतलब जल, याद करने के लिए वाटर लॉक्ड मतलब जल, तो जलमग्नी और जयमनी। देन फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ बासमती इन वर्ल्ड PRH10। देन फर्स्ट हाइब्रिड ऑफ राइस इन इंडिया CORH1, याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है CORH1। देन वैरायटी रिलीज फ्रॉम IARI, नोरी 8, 18, पूषा 2 से 21, बासमती 370, पूषा 4, IR10। ये सब हमारे पूछे जाते हैं कि IARI के द्वारा वैरायटी कौन सा रिलीज किया गया था। ठीक है, देन पूषा बासमती 1 जो है वो इट्स वर्ल्ड्स फर्स्ट हाई यील्डिंग डॉर वैरायटी अंडर बासमती राइस हैज बीन डेवलप्ड बाय IARI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग। ये जो हमारा पूषा बासमती 1 जो है वो हमारा जो क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड का फर्स्ट हाई यील्डिंग वैरायटी डॉर्फ वैरायटी है। ठीक है, अदर वैरायटीज की बात करें तो पद्मा हो जाता है फॉर अपलैंड वैरायटी के लिए पूछा जाता है, ये अपलैंड के लिए पद्मा होता है। देन पंकज फॉर वाटर लॉक्ड के लिए, हंस, चंदनी, सीता, साबरमती, ETC, ये हमारे ये हो गए अदर वैरायटी। अब सीड रेट की बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। सीड रेट कितना होता है, सीड रेट की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग मेथड से अगर आप सीड जब सोइंग करते हो तो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होना चाहिए। वहीं राइस में ड्रिलिंग मेथड से आप कर रहे हो तो 60 kg पर हेक्टेयर होनी चाहिए। अगर हाइब्रिड राइस की बात करें तो 15 kg पर हेक्टेयर होनी चाहिए। और डेपोग मेथड की बात करें तो 1.5 kg मीटर पर स्क्वायर होनी चाहिए आपको। लेकिन डिस्टेंस की बात करें तो रो और प्लांटिंग के बीच में तो 20 गुना 10 सेंटीमीटर हमारे स्पेसिंग होते हैं। तो हमने अभी बात किया है राइस के बारे में, राइस के सीड रेट के बारे में। तो जो ब्रॉडकास्टिंग मेथड के द्वारा अगर हम करते हैं तो 100 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से हम लोग सोइंग करते हैं। और अगर ड्रिलिंग मेथड से हम लोग करते हैं तो 60 kg पर हेक्टेयर सीड रेट लगेगी। और वहीं हाइब्रिड राइस की बात करें तो 15 kg पर हेक्टेयर लगेगी। और वहीं हम अगर बात करें आपके डेपोग मेथड के द्वारा तो डेपोग मेथड के द्वारा हमारे 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर के दर से सीड रेट आपको लगेंगे। और वहीं रो और स्पेसिंग की बात करें तो रो और प्लांटिंग के बीच के स्पेसिंग की बात करें, डिस्टेंस की बात करें तो 20 गुना 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलो अब फर्टिलाइजर मैनेजमेंट की बात करते हैं। NPK रेशियो हमारा 100:60 होता है, 100:60 होता है, जो कि हमारा 25 kg जिंक सल्फेट एट लास्ट पडलिंग इज जनरली रिकमेंडेड इन राइस फॉर हाई यील्डिंग वैरायटीज। ठीक है, एंड वाटर लॉक्ड पडल सॉइल के लिए डेवलप टू जोन क्या है, एक अपर जोन जो कि 1 से 10 मिलीमीटर होता है और एक थीन सरफेस लेयर विच कंटेंस ऑक्सीजन, जिसको हम लोग ऑक्सीडाइज्ड जोन कहते हैं। और इमीडिएटली बिलो द ऑक्सीडाइज्ड लेयर लाइज अ रेड्यूस्ड लेयर विच कंटेंस नो ऑक्सीजन कॉल्ड रेड्यूस्ड जोन। ठीक है, ये हमारे दो जोन होते हैं, एक हमारा ऑक्सीडाइज जोन, एक हमारा रेड्यूस जोन। जो ऑक्सीडाइज जोन होते हैं वो अपर लेयर होते हैं जो कि थीन सरफेस का होता है, जो ऑक्सीजन रहता है, उसको ऑक्सीडाइज जोन कहते हैं। और उसी के जस्ट नीचे में हमारा एक रेड्यूस लेयर पाया जाता है जो कि कोई ऑक्सीजन नहीं होता है, जिसको हम लोग रेड्यूस्ड जोन कहते हैं। ठीक है, दोनों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देन आगे बात करते हैं, यूज ऑफ नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन पैडी फील्ड शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू मोर ससेप्टिबिलिटी ऑफ टू लॉस ऑफ नाइट्रोजन थ्रू लीचिंग एंड डीनाइट्रिफिकेशन, है ना। हेंस इन लो लैंड की बात करें तो डीप प्लेसमेंट ऑफ एमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस आपके दो प्रकार के, एक एमोनिकल फॉर्म में, एक आपके नाइट्रेट के फॉर्म में। तो एमोनिकल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर जो है वो रेड्यूस जोन में एंड हैज बीन इंप्रूव्ड, और ये इंप्रूव करता है एफिशिएंट मेथड ऑफ नाइट्रोजन एप्लीकेशन देन द अदर मेथड। एमोनिकल फॉर्म जो होता है वो रेड्यूस जोन के लिए काफी सुटेबल होता है, उसके लिए दिया जाता है। इफ वी हैव टू यूज द नाइट्रेट फर्टिलाइजर इन लो लैंड देन वी शुड इनकॉर्पोरेट इन ऑक्सीडाइज्ड जोन ओनली। नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस इज 30 to 40%, याद रखिएगा इसको।
नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी यानी NUE, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी इन राइस की बात करें तो 3 से 40%। देन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें तो इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द टोटल नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट ऑफ राइस bio could be brought down by about 25 to 30% थ्रू बायोफर्टिलाइजर जो कि एल्गी होता है। वहीं इन एडिशन टू ब्लू ग्रीन एल्गी, और ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो द एसोसिएशन ऑफ द वाटर फंड जो कि एजोला होता है विद द ब्लू ग्रीन एल्गी यानी एनाबेना एजोला आल्सो हेल्प्स इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, ये बायोलॉजिकली द्वारा बायोलॉजिकल आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, एनाबेना एजोला, एनाबोइना ओजिला ओजेला एजोलिया। देन एजेटोबैक्टर की बात करते हैं। एजेटोबैक्टर जो है वो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। एजेटोबैक्टर जो है वो नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है जो फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बायोलॉजिकल को, जो कि अपलैंड राइस फील्ड के लिए। अब एक डिजीज की बात करते हैं, खैरा डिजीज जो है काफी इंपॉर्टेंट है। ये जिंक की डिफिशियंसी से होता है। क्या होता है? खैरा डिजीज होता है। जिंक के डिफिशियंसी से हमारे खैरा डिजीज होते हैं जो कि नर्सरी स्टेज में होते हैं। कहाँ पे होते हैं? नर्सरी स्टेज में होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, द टिप ऑफ द जिंक डिफिशियंट लीव्स फर्स्ट बिकम येलो। पहले उसमें क्या होता है कि जिंक के डिफिशियंसी जो हमारा टिप होता है वो हमारा क्या हो जाता है? येलो पड़ जाता है। देन उसके बाद सूख जाता है, ड्राई हो जाता है। फिर प्लांट जो होता है वो स्टंट हो जाता है। ठीक है, सूख जाता है, मुड़ जाता है। जिंक डिफिशियंसी जो होता है वो मार्क किया जाता है बाय द अपीयरेंस ऑफ रस्ट कलर्ड हो जाता है या ब्राउनिश रेड कलर का हो जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ आउटर लिप्स। जो आउटर लिप्स होता है उसमें ब्राउन कलर का हो जाता है या रस्ट जो जंग हो जाती है, जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है, उस कलर का हो जाता है। ठीक है, और फर्स्ट रिपोर्टेड बाय वायल नेने इन 1966 एट पंतनगर उत्तराखंड। इसको याद करने के लिए कैसे करना है? खैरा डिजीज पता है आपको? माधुरी दीक्षित जी का पति का क्या नाम है? नेने, डॉक्टर नेने नाम है। तो यहाँ से भी आप क्या याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से आप याद कर लोगे खैरा डिजीज। तो खैरा आप समझ लो, आप माधुरी दीक्षित साहब हैं, उन जी हैं, और उनके पति जो रिपोर्ट किए थे, है ना, तो उनको रिपोर्ट किए थे वायल नेने साहब ने। ठीक है, तो आप इस तरीके से याद कर सकते हो। 1966 में पंतनगर उत्तराखंड में। ठीक है, वायल नेने याद रखिएगा। खैरा डिजीज को रिपोर्ट किसने किया था? वायल नेने ने किया था। चलो, इट इज मैनेज बाय, ये किस तरीके से मैनेज किया जाता है? तो स्प्रे करेंगे 5 kg जिंक की कमी थी तो हम जिंक डालेंगे, तो जिंक सल्फेट एट नर्सरी स्टेज में थी तो नर्सरी स्टेज में ही डालेंगे। और फॉलियो स्प्रे ऑफ 0.5% ऑफ जिंक सल्फेट इन अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप। सिंपल है, जिंक की कमी होगी, अगर मान लेते हैं आपके अंदर विटामिन की कमी है तो आप विटामिन का दवाई लोगे ना। तो सेम उसी प्रकार से खैरा डिजीज किसके कमी से होता है? जिंक की डिफिशियंसी से। तो जिंक के उसमें डाले हुए ना, तो क्या डालोगे? जिंक सल्फेट डालोगे। कितना परसेंट? 5% जिंक सल्फेट आपके डालोगे, स्प्रे करोगे। किस स्टेज में होता है बीमारी? तो नर्सरी स्टेज में। अगर मान लेते हैं आपको बीमारी अभी है, आप बुढ़ारी में जाके ये दवाई लोगे जो आज बीमारी है, तो कैसे काम चलेगा? नहीं ना। सब वही बातें दी गई है। नर्सरी स्टेज में यहाँ पे बीमारी होती है तो नर्सरी स्टेज में आपको देना है। ठीक है, तो ये हम बात कर रहे थे खैरा डिजीज के बारे में। खैरा डिजीज होता है जिंक की डिफिशियंसी से, और इसको मैनेज करने के लिए स्प्रे करेंगे 5% ऑफ जिंक सल्फेट एट नर्सरी स्टेज, और फोलियर स्प्रे करेंगे 0.5% आपके जिंक सल्फेट का एट अर्ली स्टेज ऑफ क्रॉप। ठीक है, चलो जी, अब ब्राउनिंग ऑफ राइस की बात करते हैं। आयरन टॉक्सिसिटी इन राइस इज नॉन एज ब्राउनिंग ऑफ राइस। आयरन के टॉक्सिसिटी से हमारा जो राइस में आयरन का टॉक्सिसिटी हमारा ब्राउनिंग ऑफ राइस कहलाता है। और आयरन टॉक्सिसिटी जो होता है इज द मेजर प्रॉब्लम टू राइस प्रोडक्शन इन वाटर लॉक्ड acid sulfate soil of altisol and oxisol soil order। ठीक है, the beginning of iron toxicity is characterized by the appearance of orange coloration at the leaf tip। जो हमारा लीफ टिप होता है उस पे ऑरेंज कलर का हमारा कलर हो जाता है, और क्या होता है बाद में जाके स्कॉचेज होता है, एकदम सिकुड़ जाता है, स्कॉच हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो वो अपीयरेंस हो जाता है। देन पाइथोगेमिया वेराइटी इज द टॉलरेंस ऑफ एफिटॉक्सिसिटी। जो पाइथोगेमिया वेराइटी जो है वो हमारे टॉलरेंस होते हैं एफिटॉक्सिसिटी के। ठीक है, तो ब्राउनिंग ऑफ राइस इसमें नहीं होते हैं। देन अब सिलिकॉन इन राइस की बात करते हैं। सिलिकॉन इज रिगार्डेड एज एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन राइस प्रोडक्शन। सिलिकॉन डिफिशिएंट प्लांट्स आर सॉफ्ट एंड ड्रूपी। ये क्या होता है? सिलिकॉन डिफिशिएंट जो होता है वो प्लांट में सॉफ्ट हो जाता है, एकदम मुलायम हो जाता है, और झुक जाता है, ऐसे हो जाता है, झुक जाता है। आपको पता है कि इंडोनेशिया नहीं, अफ्रीका इधर ना, सॉरी अमेरिका, हाँ अमेरिका में एक जगह का नाम है फिलिपिनदिन्स, ऐसा करके कुछ नाम है, जिसको फिली कहा जाता है। वहां पे ड्रग इतना होता है, पता नहीं यूट्यूब पे जा रहा है, पता नहीं ये होगा बी, है ना, चलो हम डी से नाम देंगे। ठीक है, डी नाम देंगे उस वर्ड को। तो डी वहां पे काफी ज्यादा लोग होते हैं, जो वहां पे नॉर्मल लोग भी
चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो चाहे कितने भी, बूढ़ी हो है ना, लेडीज हो, कोई भी हो, वहां पे जो भी लोग चल रहे होते हैं ना, आप सड़क पे देखोगे ना, चलता फिरता जॉम्बीज की तरह एकदम, जो भी चल रहे हैं ऐसे करके चल रहे होंगे, एकदम झुक के, एकदम झुक के। वो जगह ही ऐसा है, पता नहीं, अब ड्रूपी से मुझे याद आ गया, ठीक है, मुझे ड्रूपी से अचानक से वो याद आ गया। वहां के जो चलते फिरते लोग भी होते हैं ना, सामान खरीदने भी जाते हैं ना, जो बेच भी रहे होते हैं, जो वहां रहते भी है ना, वो सब ऐसे करके ऐसे रहेंगे और झुक के पूरा नीचे जमीन, ये सब नीचे जमीन में झुक के चल रहे होते हैं। कोई कोई लोग तो इतना वो डोज ज्यादा रहता है उन लोग के अंदर, ठीक है, उन लोग का पूरा इन्वायरमेंट ही वैसा है, वो पूरा जगह, वो पूरा एक सिटी ही पूरा एकदम ऐसा ही है, पूरा अमेरिका का। बस ये दिखाने के लिए रहता है अमेरिका, दिखाने के लिए है कि हाँ मेरे पास इतना पैसा है, इतना एकदम अच्छे ढंग से रहते हैं। दूसरा साइड देखोगे ना, बहुत ही पुअर है, बहुत ही सहज नहीं है, मतलब सिस्टमेटिक रूप से नहीं है, बहुत ही गंदा भी है उधर, ठीक है। अब पता नहीं, कभी गया तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ मुझे देखने को मिला है, सुनने को मिला है, वो इस तरीके से है, मैंने देखा भी है वहाँ का, ठीक है। बट जाने को मौका नहीं मिला, जा भी नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि अभी थोड़ी बैन है वहाँ पे, नॉर्मल लोग नहीं जा सकते। अगर कोई रिसर्च पर्पस, साइंटिफिक रिसर्च के पर्पस से तो आप जा सकते हैं, और जो छोड़ना भी चाहते हैं ना वो छोड़ नहीं पाते, इतना ज़्यादा डोज रहता है ना, यहाँ से खून बह रहे हैं, वहाँ से खून बह रहे हैं, ठीक है। इंटरव्यू वगैरह देखोगे ना, वहाँ से जो लोग रहते हैं, एकदम आंसू आ जाएगा आपको आंखों में, ठीक है। लेकिन खैर अपना अपना जगह का होता है इन्वायरमेंट। अब आपके जैसे, आप अगर आसपास में अच्छे ढंग के स्टूडेंट के साथ रह रहे हो तो पढ़ने का माहौल रहेगा कि हाँ वो बच्चा पढ़ रहा है, वो रूममेट पढ़ रहा है तो हम भी पढ़ेंगे, ठीक है। अगर वो रूममेट सिर्फ रील्स देख रहा है, वो देख रहा है, ये देख रहा है, तो आप भी उधर ही तरफ चले जाओगे, ठीक है। तो एक रूम का संगत का भी असर होता है, तो आई थिंक वही वहां पे हो गए होंगे जो लोग वहां जाते भी है। अगर एक बार टेस्ट किए तो वहां पे जो डीलर होते हैं वो टेस्ट करवाते रहते हैं जबरदस्ती, है ना, थोड़ा सा लालच दे के, बस उसी में एकदम घिर के रह जाते हैं। चलो खैर आगे बात करते हैं। सिलिकॉन सप्लाई मोस्टली रिक्वायर्ड इन ड्यूरिंग द पेनिकल इनिशिएशन स्टेज, बिकॉज द ड्यूरिंग दिस स्टेज रूट एक्टिविटी जो होता है वो रिलेटिवली रिड्यूस कर जाता है एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज हाई, और इस समय रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन जो होता है, ट्रांसपिरेशन का जो दर होता है वो हाई हो जाता है। इट हैज बीन नोटिस दैट सिलिकॉन प्रोवाइड्स अ थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर, याद रखिएगा, सिलिकॉन जो है वो प्रोवाइड करता है थिक क्यूटिकल सिलिका लेयर, जो कि हमारा फंक्शन करता है बैरियर अगेंस्ट अटैक बाय इंसेक्ट और पेस्ट। जो ये हमारा थिक लेयर बन जाता है, जो क्यूटिकल लेयर का क्यूटिकल लेयर सिलिका का, वो क्या करता है, इंसेक्ट पेस्ट जो है ना, वो अगर इफ अटैक करने आते हैं तो वो अटैक नहीं कर पाते हैं, उससे हमारा सुरक्षा प्रदान होता है, बैरियर का काम करता है। सिलिकॉन डिफिशियंसी कैन बी करेक्टेड बाय एप्लीकेशन ऑफ बेसिक स्लैग एट द रेट 1 to 2 टन पर हेक्टेयर, बिकॉज बेसिक स्लैग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ कैल्शियम सिलिकेट, यानी कैल्शियम सिलिकेट का हम लोग यहाँ पे डोज डालेंगे। अब हम बात करते हैं वीड मैनेजमेंट की। वीड मैनेजमेंट, इकोनिया कोला क्रूसीगली, जो बार्न यार्ड ग्रास होता है, और इकानेका कोलोनजम, और जो कि वाइल्ड राइस होता है, आर द मेजर वीड्स इन राइस। ये हमारा मेजर वीड होता है, ये दो वीड जो है वो काफी मेजर होते हैं, एक हमारा कोलोनसम, एक हमारा क्रूसीगली। देन द वीड प्रॉब्लम इज लेस इन लोलैंड ट्रांसप्लांटेड राइस कंपेयर टू अपलैंड टेक्सीड, है ना, जो इसमें है ना वीड का प्रॉब्लम जो होता है ना वो कम होता है लोलैंड वाले में, लेकिन जो अपलैंड वाले होते हैं उसमें ज्यादा होता है, ठीक है। और हर्बिसाइड किसका इस्तेमाल करते हैं, तो बेंथियोकार्प का इस्तेमाल करते हैं, जो कि सैटर्न होता है 2 kg, ठीक है, प्री इमरजेंस के रूप में। देन प्रोपेनिल की बात की, आपको बताए थे पोस्ट इमरजेंस के रूप में स्टाम 534 देन ब्यूटाक्लोर का इस्तेमाल करते हैं, देन एनिलोफोस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो देन ब्यूसिंग एक टर्म होती है, पडलिंग एक टर्म होती है, हम लोग बात करते हुए चलते हैं। ब्यूसिंग क्या होता है, ब्यूसिंग जो है वो इट इन्वॉल्व्स क्रॉस प्लोइंग द यंग क्रॉप्स जो होते हैं उसके क्रॉस प्लोइंग का जुताई का 4 to 6 वीक आफ्टर सोइंग विथ अ लाइट कंट्री प्लो एट इन 5 to 10 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर वंस और ट्वाइस, एक बार या 2 बार आप इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। पर्पस बिहाइंड दिस टू कंट्रोल वीड्स, ऑप्टिमाइज क्रॉप स्टैंड एंड प्रोवाइड सॉइल एरिएशन, और इसका करने का उद्देश्य यही होता है कि जो हमारा वीड है उसको कंट्रोल किया जा सके, और जो क्रॉप जो खरी फसल है उसको ऑप्टिमाइज किया जाए, और इसको बढ़िया तरीके से सॉइल का एरिएशन मिल पाए, यानी हवा एक तरफ से दूसरी तरफ जा रही है या नहीं जा रही है, इसको इंप्रूव करना होता है। देन पडलिंग की बात करते हैं। पडलिंग क्या होता है, इट इज प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ सॉइल एग्रीगेट्स बाय मैकेनिकल फोर्स इन सॉइल विथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारे पडलिंग कहलाते हैं। पडलिंग क्या, एक प्रकार का हमारा सॉइल एग्रीगेट्स को डिस्ट्रक्शन करना होता है बाय मैकेनिकल फोर्सेज इन सॉइल विथ एक्सेसिव मॉइस्चर कंटेंट। जब मॉइस्चर कंटेंट आप ज्यादा रख दोगे तो हमारा जो सॉइल एग्रीगेट्स होगा वो हमारा
डिस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस हमारा पडलिंग कहलाता है। पडलिंग क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है द सॉइल स्ट्रक्चर which hampers root penetration and the development of succeeding upland crops grown in rotation with rice। राइस के साथ जो हम दूसरा क्रॉप्स को अगर लगाते हैं तो उससे क्या होता है कि जो रूट का जो पेनिट्रेशन होता है वो उसके जो सक्सीडिंग क्रॉप्स होते हैं उस सब का क्या होता है कि सॉइल जो स्ट्रक्चर होता है वो मेंटेन करके रखता है, ठीक है, और जो खराब होता है उसको डिस्ट्रॉय करता है। ये हमारा है। पडलिंग इंक्रीज करता है बल्क डेंसिटी को, सॉइल का जो बल्क डेंसिटी होता है उसको इंक्रीज करता है अबाउट फ्रॉम 1.4 से हमारा क्या बढ़ा के 1.7 कर देता है। इट इज डन विथ इक्विपमेंट्स नॉन एज पडलर, और ये पडलिंग जो क्रियाएं करते हैं वो पडलर से करते हैं, ठीक है। पडलिंग जो क्रियाएं होती है वो प्रोसेस जो है वो पडलिंग से करते हैं, पडलर से करते हैं। और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पडलिंग क्या होता है? टू रिड्यूस पर्कुलेशन लॉस ऑफ वाटर, ये हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ना, पर्कुलेशन लॉस को कम करते हैं। आपको पर्कुलेशन बताए थे, इन्फिल्ट्रेशन बताए थे, सीपेज बताए थे, ये सब को, और लीचिंग लॉस बताए थे। तो ये हर चीज़ों को आपको याद करना है। सीपेज क्या हो जाता है? हॉरिजेंटल फ्लो हो जाता है। पर्कुलेशन क्या होता है? आप नीचे बताओ। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? नीचे बताओ। डाउनवर्ड मोमेंट होता है, लेकिन कहाँ पे डाउनवर्ड? अगर डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ सॉइल ऑफ वाटर की बात करेंगे तो हमारे पर्कुलेशन होंगे। अगर सिर्फ अपर लेयर को नीचे करके जाएगा, अपर लेयर ऑफ सॉइल की डाउनवर्ड मोमेंट करेगा तो हमारा इन्फिल्ट्रेशन कहलाएगा, ठीक है। और लीचिंग लॉस की बात करें तो डाउनवर्ड मोमेंट ऑफ वाटर अलोंग विथ न्यूट्रिएंट्स एंड साल्ट्स प्रेजेंट इन द रूट जोन। तो ये हमारे कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं आपके लीचिंग लॉस, ठीक है। लीचिंग टू रिड्यूस वीड इन्फेस्टेशन तो हम लोग पडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट एबिलिटी तो हम पडलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब क्रिटिकल स्टेज ऑफ वाटर फॉर वाटर की बात कर लेते हैं। टिलरिंग स्टेज होते हैं, देन हमारे बूटिंग एंड लेट पेनिकल इनिशियल स्टेज होते हैं। इट इज अ मोस्ट क्रिटिकल स्टेज फॉर वाटर इन राइस क्रॉप, ये हमारे काफी यूजफुल होते हैं, ठीक है, इसको आपको याद करने। देन डपॉग मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन की बात करते हैं। डपॉग मेथड जो कि फेमस है, ठीक है। चलो, डपॉग मेथड बहुत ज्यादा है अभी। दिस मेथड वाज इंट्रोड्यूस फ्रॉम फिलीपींस। डपॉग मेथड जो है वो फिलीपींस से आपके इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन इन दिस मेथड सीडलिंग बिकम्स रेडी फॉर ट्रांसप्लांटिंग ऑन 12वां दिन। 12वां दिन में क्या होता है? सीडिंग के यानी जब आप बो दिए हो, जब आप बीज को बो दिए हो, उसके 12 दिन के बाद आपके क्या होते हैं? ट्रांसप्लांटिंग के लिए वो रेडी हो जाता है, ठीक है। चलो, इट कंप्राइज इज राइजिंग ऑफ डेंस स्टैंड ऑफ सीडलिंग विदाउट कॉन्टैक्ट ऑफ सॉइल, ठीक है। रेट ऑफ नर्सरी स्प्राउटेड सीड जो होता है वो 3 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ, ये लगा हुआ है ना तो यानी स्क्वायर समझ जाएगा, ऑन वुडन प्लैंक्स ट्रेज कंसंट्रेट फ्लोर सीड बेड कवर्ड विथ पॉलिथीन सीट। यानी पॉलिथीन सीट पे आपका क्या होता है? नर्सरी को स्पॉट किया जाता है 3 kg पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, चाहे वो कोई भी हो, ट्रे हो, वुडन का प्लैंक्स हो, है ना, फ्लोर हो। तो इसलिए 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी एरिया इज सफिशिएंट फॉर 1 हेक्टेयर। यानी 1 हेक्टेयर के लिए डपॉग मेथड से 1 हेक्टेयर के लिए हमारा 25 से 30 मीटर स्क्वायर नर्सरी सफिशिएंट होता है। अब हाइब्रिड राइस की बात करते हैं तो हाइब्रिड राइस इन द लास्ट डिकेड ऑफ 1970 हाइब्रिड राइस वाज फर्स्टली डेवलप्ड बाय चाइना बाय यूजिंग द साइटोप्लाज्म मेल स्टेरिलिटी और फर्टिलिटी रिस्टोर जीन सिस्टम। आपको एक बार बता रखा हूँ, ये हाइब्रिड राइस इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन से जाके देख सकते हो। आफ्टर चाइना, इंडिया इज द सेकंड कंट्री टू कमर्शियलाइज हाइब्रिड राइस ऑफ APRH1 APRH2 जो कि AP होता है, KRH कर्नाटका और MGR जो कि तमिलनाडु, ठीक है। और वही PHB 71 की बात करें तो ओनली हाइब्रिड राइस विच इज रिलीज्ड बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का पहला एकमात्र हाइब्रिड राइस है जो कि PHB 71 जो रिलीज की गई थी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हम गोल्डन राइस की बात करते हैं तो गोल्डन राइस का जो टर्म था वो इंगो पोर्टिकस को दिया गया था, उनको फादर भी कहा जाता है। और बीटा कैरोटीन रिच जीन इंसर्टेड इन राइस थ्रू जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा इसमें राइस में बीटा कैरोटीन को डाला गया था, जीन को डाला गया था। डेट फोर्टिफाइड द विटामिन ए कंटेंट इन राइस। और इससे क्या होगा, क्या होता है कि विटामिन ए का कंटेंट राइस में बढ़ गया है, फोर्टिफाइड हो गया, और इट इज अ ट्रांसजेनिक और GM राइस, जेनेटिकली मॉडिफाइड राइस, ठीक है। तो ये हमारे गोल्डन राइस हो गए। अब SRI सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है अगर आप सेमेस्टर की एग्जाम दे रहे हो, या आपको ये बाकी और में भी पूछा जाता है ये, ठीक है। चलो आगे बात करा जाए। चलो, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की बात करें तो दिस मेथडोलॉजी वाज डेवलप्ड बाय हेनरी दे लॉलेनिक इन Madagascar in 1980s. It is an agroecological approach for increasing the productivity of irrigated rice by changing the management of plants, soil,
वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंड कल्टीवेटिंग ऑफ राइस विथ एज मच ऑर्गेनिक मैन्योर एज पॉसिबल। यानी एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं उसके प्रोडक्टिविटी को, जो इरिगेटेड राइस होते हैं उसके, बाई किसके लिए, बाई किसके द्वारा, तो चेंजिंग करते हैं उसके मैनेजमेंट को, जैसे प्लांट का मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, सॉइल के मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, वाटर के मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, न्यूट्रिएंट के मैनेजमेंट को चेंज करेंगे, और उसके जो भी कल्टीवेटिंग जो टेक्निक है, जो मैनेजमेंट की प्रक्रिया है, उस सारी को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको अप्रोच करते हैं एग्रो इकोलॉजिकल अप्रोच से, जिससे कि इंक्रीज किया जाता है प्रोडक्टिविटी को। अब बेसिक प्रिंसिपल्स इन एसआरआई सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस प्लांट पॉपुलेशन को रिड्यूस करना है, और इरिगेशन क्वांटिटीज और इंप्रूविंग सॉइल कंडीशन बाय यूजिंग लेस और नील हर्बिसाइड्स और केमिकल्स। यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में ना हमको हर्बिसाइड यानी ना के बराबर जीरो हर्बिसाइड का इस्तेमाल करना है और ना ही कोई केमिकल का इस्तेमाल करना है, फिर भी हमको इंप्रूव करना है सॉइल की कंडीशन को और इरिगेशन की क्वांटिटीज को और प्लांट पॉपुलेशन को रिड्यूस करके इसका हम लोग हाई यील्ड प्राप्त करेंगे। तो इसका हम लोग एसआरआई का सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन प्रिंसिपल था। ठीक है, बेनिफिट्स इंक्लूड 20 to 100% और मोर इंक्रीज्ड यील्ड्स अप टू 90% रिडक्शन इन द रिक्वायर्ड सीड्स and up to 50% water saving. With SRI, average yields of rice are 6 to 7 tons per hectare compared to conventional method 2 to 3 tons per hectare. SRI mainly adopted for irrigated upland or rainfed rice as well as other crops such as wheat हो गया, sugar cane हो गया, millets हो गया, mustard हो गया इत्यादि। SRI जो है वो मेनली सिर्फ राइस में ही नहीं, बाकी और जो क्रॉप है, wheat हो गया, mustard हो गया, millets हो गया, ये सब में भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, इरिगेटेड अपलैंड के लिए और रैनफेड के लिए। एसआरआई जो है वो मोर फिजिबल होता है फार्मर के लिए हु हैव ए स्मॉल लैंड होल्डिंग, जिसके पास स्मॉल जमीन है, या नीड टू गेट द हाईएस्ट यील्ड, लेकिन उसको ज़्यादा हाई यील्ड चाहिए, तो उसके लिए ये अवेलेबल होता है। ठीक है, ये काफ़ी यूजफुल होता है, अडॉप्टेड किया जाता है, फिजिबल होता है एसआरआई। इन एसआरआई जो होता है वाइड स्पेसिंग प्लांटिंग करते हैं, जो कि 25 to 25 सेंटीमीटर होता है, आर एडॉप्टेड एंड ट्रांसप्लांटिंग ऑफ यंग सीडलिंग्स एट 2 लीफ स्टेज, जो कि 8 से 12 दिन पुराना होता है। नर्सरी एरिया जो होता है 100 स्क्वायर को होता है, जो कि इनफ होता है, और सीडेड जो हम लोग रखते हैं 2 kg पर एकड़ और 5 kg पर हेक्टेयर। ठीक है, अगर पूछा जा सकता है ये कि एसआरआई मेथड से हमारा सीडेड कितना होता है राइस का, तो 5 kg पर हेक्टेयर याद रखिएगा। ब्रॉडकास्टिंग से कितना होता है 100 kg। डिबलिंग से बात करें तो, या ड्रिलिंग की बात करें तो 60 kg। ठीक है, चलो याद रखना ये सारी चीज़ों को। डीमेरिट ऑफ एसआरआई इज हायर लेवल कॉस्ट इन इनिशियल ईयर्स। ठीक है, इनिशियल ईयर में इसका हाई कॉस्ट लगता है। अब हम आगे बात करेंगे आपके प्रोसेसिंग ऑफ राइस, जो कि हमारे नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, तो अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। बाकी आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे की बात करेंगे, जो कि प्रोसेसिंग ऑफ राइस होगी। देन आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। जाते जाते फिर से मैं बोलना चाहूँगा, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान। थैंक यू सो मच। आपके आने वाले एग्जामों के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। बढ़िया तरीके से आप एग्जाम देते रहिए, आप बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए। बाकी इसके अलावा और भी कोई डाउट है तो आप नीचे जाके जरूर बताइए, उसका सोल्यूशन आपको करवाया जाएगा। ठीक है, चलो अच्छे तरीके से पढ़ो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, राधे राधे।